अगर परीक्षा में पूछा जाए कि प्लानिंग क्या होता है, तो अधिकांश विद्यार्थी सिर्फ परिभाषा लिखते हैं, लेकिन इंटरव्यू या ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। आज इस वीडियो के बाद प्लानिंग का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। पिछले वीडियो में हमने प्रबंधन की मूल बातें पढ़ी थी। आज हम मैनेजमेंट के पहले और सबसे महत्वपूर्ण कार्य मतलब नियोजन को समझेंगे। मान लीजिए आपको MPESB परीक्षा में सफल होना है। क्या केवल किताब खरीद लेने से चयन हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। पहले आप तय करेंगे कि कौन सी किताब पढ़नी है, रोज़ कितने घंटे पढ़ना है, कब टेस्ट देना है और कब रिवीजन करना है। यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही पूरी प्रक्रिया प्लानिंग नियोजन कहलाती है। ठीक है, आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि नियोजन जो है ये भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का एक निर्धारण है। ठीक है, हम इस बात को स्पष्ट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, नियोजन का मतलब क्या होता है? नियोजन का मतलब प्लानिंग। नियोजन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें भविष्य की परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाया जाता है, संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यों का चयन किया जाता है तथा उन्हें करने की सर्वोत्तम विधि, समय, स्थान एवं संसाधनों का निर्धारण किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नियोजन जो है ये भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण होता है। सीधी भाषा में कहे तो प्लानिंग का मतलब है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले पूरी तैयारी कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर आपको घर बनाना है, शादी का कार्यक्रम करना है, परीक्षा की तैयारी करना है, क्रिकेट मैच की रणनीति या दुकान खोलना है, इन उदाहरणों से कॉन्सेप्ट को समझना स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, और कई वैज्ञानिकों ने प्लानिंग के ऊपर छोटी छोटी परिभाषाएं दी है जिसको हमको देखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स में ये सारी परिभाषाएं पूछी जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये बात थोड़ी सी समझ में आ रही होगी। मान लो आपको भोपाल से इंदौर जाना है, क्या आप बिना सोचे निकल जाएंगे? नहीं। पहले आपको तय करना पड़ेगा कि कब आपको निकलना है, किस साधन से आपको जाना है, कितना खर्च लगेगा और कितना समय लगेगा। यही तो प्लानिंग है। ठीक है, इसी प्रकार आपको थोड़ा सा समझना होगा कि प्लानिंग को किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपको उसे आगे बढ़ाना है जिससे आप यहाँ पर प्लानिंग की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। देखो, ये जो प्लानिंग है ना, ये भविष्य की परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पहले से तय किया जाता है कि क्या करना है, कब करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, कौन करेगा और कितना करना है। ये सब चीज़ें रहती है। मतलब ये कह सकते हैं कि पहले आपको सोचना पड़ेगा। पहले प्लानिंग में क्या होता है, सबसे पहले आप सोचो, फिर निर्णय लो और उसके बाद कार्य करो। यही क्या है? यही यहाँ पर प्लानिंग होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। संक्षेप में, पूर्व में सोचना, वर्तमान में निर्णय लेना और भविष्य में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्लानिंग करना, नियोजन करना। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है जिसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अलग अलग परिभाषाएं जिसको हम समझ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले कुंज ने दिया है, यहाँ पर अपनी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि ये जो नियोजन है ये भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण होता है। इन्होंने कहा कि भविष्य के कार्यों का निर्धारण करना ही प्लानिंग है, नियोजन है। ये यहाँ पर भाषा कही गई है, किसके द्वारा कही गई है? ये कहा गया है कुंज के द्वारा। ठीक है, और उन कार्यों की एक योजना बनाना ही प्लानिंग कहलाता है, ये कुंज के द्वारा कहा गया है। अब देखिए, फेयोल के द्वारा क्या कहा गया है? इनके द्वारा कहा गया है कि नियोजन भविष्य की कार्यवाही की रूपरेखा तैयार करने की एक प्रक्रिया है। मतलब इन्होंने कहा कि ये जो नियोजन है, यहाँ पर ये वर्ड आप ध्यान रखना कि जो प्लानिंग है ये क्या है? भविष्य की कार्यवाही की रूपरेखा तैयार करने की एक प्रोसेस है। मतलब इन्होंने ये कहा है कि जो भविष्य में जो प्लानिंग होती है उसको सक्सेस पहुंचाने के लिए जो रूपरेखा तैयार की जाती है वही प्लानिंग कहलाता है। टेरी ने क्या कहा है? देखिए, टेरी का कहना यह है कि नियोजन वह सतत बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भविष्य के कार्यक्रमों एवं कार्यविधियों का चयन किया जाता है। लेकिन जॉर्ज आर टेरी का क्या कहना है? इनका कहना यह है कि नियोजन का संबंध यह तय करने से है कि संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए, कब किया जाए, कैसे किया जाए और किसके द्वारा किया जाए, ये समझा जाता है।
जी हाँ, टेरी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि नियोजन संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पहले से सोचने और निर्णय लेने की एक प्रोसेस होती है, ये कहा गया है। लेकिन टेरी के द्वारा क्या कहा गया? ये एक सतत बौद्धिक प्रक्रिया है, जो कि भविष्य और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एक प्लानिंग की जाती है। तो ये छोटी-छोटी यहाँ परिभाषाएं हमने देखी, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है? 4 लोगों ने कहा है। अब देखिए 4 लोगों ने क्या-क्या कहा है, हम शुरू से देख रहे हैं। पहले बोला है कुंज ने, इन्होंने क्या कहा है? नियोजन भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण है। नियोजन भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण है और उन कार्यों की एक योजना बनाना कहलाता है। फिर उन्होंने कहा कि नियोजन भविष्य की कार्यवाही की रूपरेखा तैयार करने की एक प्रोसेस होती है, मतलब फ्यूचर में जो कार्यवाही की जाती है उसकी रूपरेखा तैयार करने वाली प्रोसेस है। लेकिन टेरी जी का ये कहना है कि एक सतत बौद्धिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा भविष्य के लिए जो भी कार्यक्रम होते हैं या कार्यवाही होती है उनको चयन किया जाता है, मतलब भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार। लेकिन जार जार टेरी का कहना ये पड़ता है कि नियोजन जो है उसका संबंध ये होता है कि वो यह तय करता है कि ये संगठन के जो भी उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसके द्वारा करना चाहिए। यही एक प्लानिंग का रूप है। देखिए नियोजन की अवधारणा है कि एक्चुअल में ये हमें समझना है। नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधक भविष्य की परिस्थितियों का अनुमान लगाकर पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैकल्पिक योजनाओं में से सर्वश्रेष्ठ योजना का चयन करता है और उसे कार्यान्वित करने की तैयारी करता है। यही नियोजन कहलाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि नियोजन कैसी प्रक्रिया है? नियोजन एक प्रकार से मानसिक प्रक्रिया है। इसमें भविष्य का अनुमान लगाया जाता है, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए पहले से कार्य योजना बनाई जाती है। इसलिए कहा जाता है कि प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर डूइंग। प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर डूइंग। देखो याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नियोजन क्या है? ये पूर्व में किए गए विचार, उसके साथ वर्तमान में लिए गए निर्णय और भविष्य में लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक छोटा सा प्रारूप तैयार किया जाता है। इसी को नियोजन कहा जाता है। आई होप आपको प्लानिंग के बारे में अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब इसमें हम देखेंगे प्लानिंग से संबंधित महत्वपूर्ण कौन कौन से शब्द है, मतलब की टर्म्स देखते हैं हम। देखिए नियोजन से संबंधित प्रमुख शब्द कौन कौन से हैं, इसको आपको थोड़ा सा शब्दावली को ध्यान में रखना है। सबसे पहले है एक लक्ष्य, मतलब कि आपके पास प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिन्हें प्राप्त करना है। दूसरा पूर्वानुमान, मतलब भविष्य की परिस्थितियों का अनुमान आपको आना चाहिए, आपको लगाना पड़ेगा तब जाके आप प्लानिंग करोगे। अगर कोई चीज़ आपको नहीं पता है तो आप किस प्रकार से प्लानिंग बनाओगे, ठीक है। और उसके बाद अगर भविष्य में कोई संभावनाएं हो गई तो उसको भी ध्यान में रखना है, तभी जाके आप सब कुछ प्लान कर सकते हैं। तीसरा है विकल्प, ये आपके पास होना ज़रूरी है। विभिन्न संभव विकल्प होना चाहिए, कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है ये आपको ध्यान होना चाहिए। चौथा प्लान, आपका जो सर्वोत्तम विकल्प है उसका चयन करके एक रणनीति, एक रूपरेखा तैयार करना होगी। कार्यक्रम, योजना को बड़े भागों में बांटना पड़ेगा, ठीक है। प्रक्रिया, कार्यक्रम को करने की एक निश्चित विधि होना चाहिए और नीतियों का निर्माण होना चाहिए। निर्णय लेने के लिए सामान्य दिशा निर्देश होना चाहिए और सबसे बड़ी बात, आपके पास योजना के कार्यान्वयन के लिए धन का प्रावधान होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके प्लानिंग में समाहित होती है, ठीक है। यहाँ पर कार्यों की श्रृंखला बनना चाहिए, कार्य करने की एक निश्चित अवधि होती है, अलग अलग संभावनाएं होती है, निर्णय लेने के लिए सामान्य दिशा निर्देश और आपके पास आय और व्यय करने का अनुमान होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्लानिंग करते समय आपको कई सारे प्रश्न खुद से ही करना होगा, तब जाके आप प्लानिंग करेंगे। जैसे क्या? आपको क्या करना है, ठीक है। आपको ये सारे 6 क्यू आपको आना चाहिए आपके दिमाग में, तब जाके आप प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपके अंदर प्रश्न उठना चाहिए क्या करना है। सेकेंड इज कब करना है। थर्ड कहाँ करना है। फोर्थ कैसे करना है। फिफ्थ किसके द्वारा करना है। और सिक्स कितने साधनों से करना है। तब जाकर प्लानिंग कहीं ना कहीं अपना रियल रूप लेती है, ठीक है। इन 6 प्रश्नों को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको वन लाइन में रिवीजन करवाना चाहूँगा कि नियोजन भविष्य की एक उन्मुख प्रक्रिया है
और ये एक मानसिक प्रक्रिया है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक सतत प्रक्रिया है, जबकि ये एक बार में की जाने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। नियोजन में विकल्पों का चयन और सर्वोत्तम विकल्प का निर्णय लेना शामिल होता है। नियोजन अन्य प्रबंधकीय कार्यों का एक आधार होता है। नियोजन प्लानिंग लचीला होना चाहिए, आप उसको बदल सके समय अनुसार। यह तर्क, तथ्य, अनुभव और पूर्वानुमान पर आधारित होता है। लक्ष्य निर्धारण के बिना नियोजन संभव नहीं होता है। इन बातों को आपको अच्छे से समझ लेना है। ये एक लास्ट पॉइंट देखिए, नियोजन और अनुमान अलग अलग है दोनों। अनुमान केवल भविष्य की जानकारी देता है, जबकि नियोजन उस जानकारी के आधार पर कार्य करने की योजना देता है। इस प्रकार से आपने इस स्लाइड में जो भी देखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इसके आधार पर हम कई सारे पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं और नए नए क्वेश्चंस को बना सकते हैं। मैं आपको दो तीन प्रश्न बताना चाहूंगा कि इसमें प्रश्न किस प्रकार आते हैं। अगर आपने ये 6 क्वेश्चन को ध्यान में रख लिया तो आप सबसे अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं और एग्जाम के हर क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। अगर ये 6 प्रश्न आपको याद है तो प्लानिंग का आधा चैप्टर आपका कंप्लीट है। ठीक है? बहुत सारे विद्यार्थी फोरकास्टिंग बहुत सारे विद्यार्थी फोरकास्टिंग और प्लानिंग को एक ही समझ लेते हैं, जबकि फोरकास्टिंग केवल भविष्य का अनुमान है और प्लानिंग अनुमान के आधार पर निर्णय लेकर कार्य योजना बनाना कहलाता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्लानिंग को आप एफओडी से दर्शा सकते हैं। एफओडी का मतलब क्या होता है? एफओडी का मतलब होता है फ्यूचर। एफओडी का मतलब होता है फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स डिसीजंस। फ्यूचर ऑब्जेक्टिव डिसीजंस होता है। मतलब आपको पहले प्लानिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले थिंक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा और उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है? ये प्रोसेस होती है आपके प्लानिंग की। मैं अगर आपको एक छोटा-सा क्वेश्चन पूछूँ कि नियोजन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आप क्या बोलोगे? शारीरिक है या मानसिक है या सामाजिक है या आर्थिक है? बताइए। आप 5 सेकंड सोचो और इसका उत्तर आप कमेंट में देना चाहो तो बिल्कुल दे सकते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लानिंग की विशेषताएं होती क्या है। हमें इसे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि प्लानिंग की विशेषताएं होती क्या-क्या है। एक बात याद रखिए, जिस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए उसका मतलब होता है कि उसकी पहचान क्या है। यानी प्लानिंग को प्लानिंग क्यों कहा जाता है, यही आपको समझना होता है। देखिए, ये जो प्लानिंग है, ये एक प्रकार का बौद्धिक स्तर होता है। ये एक बौद्धिक प्रक्रिया होती है, ठीक है? प्लानिंग दिमाग से की जाती है, ठीक है? सोचिए, अगर आपको जयपुर जाना है, क्या आप बिना सोचे घर से जा सकते हो? निकल जाओगे? नहीं। पहले सोचोगे किस साधन से जाएँ, कितना खर्च होगा, कहाँ रुकेंगे, यही प्लानिंग होती है। इसलिए प्लानिंग एक मेंटल प्रोसेस होती है, ठीक है? ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है। अगली विशेषता लिखा है कि यह भविष्य पर आधारित होती है। बिल्कुल भविष्य पर आधारित होती है। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए ही होती है। आज हम जो योजना बना रहे हैं, वह आने वाले समय के लिए होती है। जैसे कि आज पढ़ाई कर रहे हैं ताकि भविष्य में नौकरी मिले, ठीक है? ये एक सतत प्रक्रिया है और ये एक बार बनाकर समाप्त नहीं होता, ठीक है? प्लानिंग एक बार बनाकर खत्म नहीं हो जाती, ठीक है? समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती है, तो प्लानिंग भी बदलती रहती है। जैसे एक कंपनी हर साल नया बिजनेस प्लान बनाती है, ठीक है? यह सर्वव्यापी है, बिल्कुल सभी स्तरों एवं सभी कार्यों में लागू होती है। प्लानिंग सर्वव्यापी है। प्लानिंग केवल बड़े अधिकारियों का काम नहीं होता, ठीक है? यह हर स्तर पर प्लानिंग होती है, जैसे कि घर में, स्कूल में, ऑफिस में या सरकार में, हर जगह प्लानिंग होती है। नेक्स्ट है लचीला होता है। परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है, बिल्कुल। अगर आपकी प्लानिंग लचीली नहीं है, मतलब कि कहीं न कहीं आपका मैनेजमेंट फेल होने के हाई चांसेस है। अगर आपकी परिस्थिति बदल जाए, तो प्लानिंग भी बदल सकती है। जैसे आपने पिकनिक की प्लानिंग की, लेकिन बारिश आ गई। अब क्या करें? बारिश में जाओगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप डेट बदलोगे और यही फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह लक्ष्य प्राप्ति पर केंद्रित रहता है। प्लानिंग का एक ही उद्देश्य है, क्या? गोल अचीव करना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करना। अगर गोल ही नहीं है तो प्लानिंग किस बात की? नेक्स्ट है,
यह विकल्पों में सर्वोत्तम विकल्प के लिए चयन करने पर आधारित होता है। बिल्कुल सही बात है। प्लानिंग में हमेशा कई विकल्प होते हैं। मान लीजिए दिल्ली जाना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, कार से जाना है। इनमें से सबसे अच्छा विकल्प चुनना ही एक प्लानिंग होता है। ठीक है? यह दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। जैसे प्लानिंग से समय बचता है, बिल्कुल पैसा बचता है, गलतियाँ कम होती है, इसलिए एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस दोनों ही बढ़ता है, दोनों ही बढ़ती है। और लास्ट पॉइंट है, यह अनिश्चितताओं को कम करता है, बिल्कुल। प्लानिंग भविष्य की समस्याओं को पूरी तरह से खत्म नहीं करता है, लेकिन उसका प्रभाव कम कर देता है। ठीक है? कंपनी पहले इमरजेंसी फंड रखती है, जैसे कि हम ये बोल सकते हैं अपने एग्जाम के अनुसार, अगर ये कैरेक्टरिस्ट याद नहीं रहते हैं तो सिर्फ इनका याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्या? बौद्धिक स्तर भविष्य के लिए सतत प्रक्रिया है, लचीला होना चाहिए, लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए और अनिश्चितताओं को कम करता है। ठीक है? यानी हमने जो भी देखा, जैसे कि बौद्धिक, भविष्य, सतत, सर्वव्यापी, लचीलापन, लक्ष्य युक्त, विकल्प युक्त, दक्षता और अनिश्चितता को कम करना, ये जो हमने अंडरलाइन किया है, ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है? एक और महत्वपूर्ण बात, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्लानिंग क्या भविष्य की सभी अनिश्चितताओं को समाप्त कर देती है? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? नहीं, प्लानिंग केवल उन्हें कम कर सकती है। ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पर जो हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ पॉइंट रह गए हैं, इसको आप देख लीजिए। नियोजन लक्ष्य प्राप्ति का माध्यम होता है, लेकिन स्वयं लक्ष्य नहीं होता है प्लानिंग। नियोजन भविष्य की अनिश्चितताओं को समाप्त नहीं करता है, केवल कम कर सकता है। यह निर्णय निर्माण की पूर्व तैयारी होती है। यह प्रबंधन के सारे स्तरों पर लागू होता है। ठीक है? आप ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगर किसी विद्यार्थी को इसके नोट्स चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। वीडियो के माध्यम से आप नोट्स बिल्कुल बना सकते हैं। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको प्लानिंग मतलब कि जो भी मैनेजमेंट है, इस सब्जेक्ट को कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस थ्योरेटिकल पार्ट के बाद में हम एमसीक्यूज भी सोल्व कर रहे हैं और 1000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। आगे देखते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे नियोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। अब देखिए, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, नियोजन के भी क्या प्रकार होते हैं? बिल्कुल, नियोजन के भी प्रकार होते हैं। ठीक है? इस टॉपिक में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं इसे आसान तरीके से समझाना चाहूँगा। देखो, अवधि के आधार पर, समय के आधार पर प्लानिंग कितने प्रकार की होती है? समय के आधार पर प्लानिंग 2 प्रकार की होती है। एक होती है दीर्घकालिक नियोजन, एक होता है अल्पकालिक नियोजन, मतलब कि लॉन्ग रेंज प्लानिंग, और एक होता है शॉर्ट रेंज प्लानिंग। ठीक है? जैसे कि लॉन्ग रेंज प्लानिंग, जैसे आप बोल सकते हैं 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, अगर कोई प्लानिंग के लिए पॉलिसी लेते हैं तो 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए प्लानिंग की जाती है। जैसे कि रिलायंस अगले 10 साल के लिए योजना बनाता है। ठीक है? अगर मैं बात करूं अल्पकालीन, मतलब कि शॉर्ट रेंज क्या होता है, जैसे 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए प्लानिंग होती है। ठीक है? इस तरह से हम अवधि के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। सेकंड देखते हैं स्तर के आधार पर। स्तर के आधार पर प्लानिंग कितने तरीके से की जा सकती है? 3 प्रकार से। एक टॉप लेवल, दूसरा मध्यम स्तर में और तीसरा निम्न स्तर पे। ठीक है? जैसे कि टॉप लेवल पे बात करें, जैसे सीईओ होते हैं, वो ऊपर से नीचे अपनी योजनाओं को चलाते हैं, एमडी होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ये सारे। मिडिल लेवल की बात करें, जैसे कि नॉर्मल मैनेजर होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, ये सारी चीज़ें। लोअर लेवल अगर देखेंगे तो सुपरवाइजर, है ना, ये सारी चीज़ें होती है। हर लेवल अपनी प्लानिंग करता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तीसरा है व्यापकता के आधार पर। अपन यहाँ पर 2 रूप में देखेंगे। एक तो व्यापकता, विस्तृतता के आधार पर। व्यापक नियोजन मतलब पूरी कंपनी के लिए ब्रॉड प्लानिंग होती है, और एक होती है संकीर्ण नियोजन, मतलब कि नैरो प्लानिंग किसी एक डिपार्टमेंट के लिए होती है। अगर निश्चितता के आधार पर देखते हैं तो स्ट्रक्चरल प्लानिंग होता है, जो सब कुछ पहले ही तय हो जाता है। ठीक है? और एक अनिश्चित जो कि तय नहीं होता है, जो कि स्थिति के आधार पर होता है। अगला है प्रकृति के आधार पर। पॉलिसी प्लानिंग मतलब इनके नियम बनाए जाते हैं। और दूसरा होता है प्रक्रिया, काम कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया कैसे बनेगी, इन चीज़ों के हिसाब से प्लानिंग की जाती है। उपयोगिता के आधार पर, एक होता है एक बार उपयोग करने के लिए सिंगल यूजर प्लानिंग होती है, और दूसरा होता है स्थायी नियोजन, मतलब कि बार बार उपयोग करने वाली स्टैंडिंग प्लानिंग बोल सकते हैं, स्थायी। तो इस प्रकार से हमने प्लानिंग को अलग अलग लेवल्स में समझा, अलग अलग रूल्स में समझा।
जैसे हम देखें बार बार स्टैंडिंग प्लानिंग कैसे बोलते हैं, ये जैसे कि ऑफिस टाइमिंग, अटेंडेंस रूल जो बार बार होते हैं, इसको क्या बोलें, स्टैंडिंग प्लानिंग, जो कि स्थायी होती है। इस प्रकार से हम प्लानिंग को समझ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि नीचे लिखा गया है, परीक्षा में प्रायः नियोजन के प्रकार को अवधि, स्तर और निश्चितता के आधार पर पूछा जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे नियोजन के लाभ क्या क्या है, प्लानिंग करने से हमें क्या क्या लाभ है ये भी हम देखेंगे। एडवांटेज ऑफ प्लानिंग। अब सबसे आसान टॉपिक प्लानिंग के लाभ देखेंगे कि हमें क्या क्या लाभ होते हैं। एक तो सबसे पहली बात, हमारा गोल क्लियर होता है, मतलब हम जिस काम पर फोकस कर रहे हैं वो काम हमारा पूरी तरह से क्लियर होता है कि हमें कौन से लक्ष्य पर काम करना है, पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात क्या रहेगी, दूसरी बात रहेगी यहाँ पर अनिश्चितताओं में कमी, मतलब कि अनसर्टेनिटी कम होती है। ठीक है, जो समस्याएं आती है वो समस्याएं थोड़ी सी कम हो जाती है हमारी। तीसरा हम देखेंगे कार्यों में समन्वय स्थापित होता है। ठीक है, कार्यों में कोऑर्डिनेशन होता है। चौथा है समय, धन और संसाधनों की बचत होती है। बिल्कुल सही बात है, अगर हम प्लान से चलेंगे तो हमारे समय, धन और संसाधनों की बचत होगी, टाइम एंड मनी बचता है। नेक्स्ट है प्रबंधकीय निर्णयों में सहायता मिलती है। बिल्कुल सहायता मिलती है, मतलब डिसीजन लेना आसान हो जाता है, नियंत्रण करना आसान हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, कंट्रोल आसान हो जाता है, इफिशियंसी बढ़ती है, दक्षता और प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है रिस्क कम होता है, नवाचार और विकास को प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि मान लीजिए दो छात्र है, पहला बिना प्लानिंग के पढ़ रहा है और दूसरा टाइम टेबल बना के पढ़ रहा है, तो एग्जाम में ज़्यादा अच्छे मार्क्स किसके आएंगे, जिसने प्लानिंग की है, और यही प्लानिंग का फायदा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं नियोजन के लाभ बना बिना नियोजन की स्थिति। देखिए अब हम दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, एक तो होता है नियोजन के साथ और दूसरा नियोजन के बिना। अगर आप प्लानिंग करोगे तो क्या क्या फायदे हैं, और अगर प्लानिंग नहीं करते हैं तो क्या क्या फायदे हैं। यदि आपने प्लानिंग की तो लक्ष्य आपका स्पष्ट रहेगा, बिना प्लानिंग से करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम जीवन क्यों जी रहे हैं। ठीक है, और दूसरा है कार्य क्रमबद्ध और संगठित रहेगा, और यहाँ पर अव्यवस्थित रहेगा, पता ही नहीं चलेगा किस रूप में काम करना है। समन्वय स्थापित होगा और यहाँ पर अभाव रहेगा समन्वय का। यहाँ पर समय, धन और संसाधनों की बचत हो सकती है, यहाँ पर बचत नहीं बर्बादी ही होगी। यहाँ पर निर्णय आपका बेहतर और तर्कसंगत रहेगा, यहाँ पर निर्णय कमजोर और अनुमान पर आधारित रहेगा यदि आप प्लानिंग नहीं करोगे तो। यहाँ पर नियंत्रण कंट्रोल करना इजी है, यहाँ पर कठिन हो जाएगा। ठीक है, आपकी दक्षता और प्रभावशीलता अधिक है, यहाँ पर दक्षता और प्रभावशीलता कम हो जाती है। जोखिमों के प्रति तैयारी यहाँ पर लगभग हो जाती है। प्लानिंग करते हैं तो आप हर समस्याओं को देखकर ही प्लान करते हैं, यहाँ पर जोखिम से हानि की संभावना बनी रहती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर लक्ष्य को निर्धारित रखना है तो आपको प्लानिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, परीक्षा में याद रखने वाली कुछ चीज़ें ये है कि नियोजन क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है। इन प्रश्नों का पूर्व निर्धारण किया जाता है किसमें, प्लानिंग में। आई होप आपको प्लानिंग के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिना प्लानिंग के आप कंफ्यूज हो सकते हैं, टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्स वेस्ट होंगे और डिसीजन कमज़ोर होगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। देखिए अब हमको नेक्स्ट पॉइंट देखना है। यहाँ पर हमको समझना है ये है कि हम जो प्लानिंग करते हैं उसकी सीमाएं क्या क्या हो सकती है। अभी तक हमने प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स और एडवांटेज पढ़े थे, लेकिन अब एक सवाल आता है, अगर प्लानिंग इतनी अच्छी चीज़ है तो क्या प्लानिंग करने से हर काम सफल हो जाता है, क्या प्लानिंग कभी फेल नहीं होती? उत्तर है नहीं। आज हम जानेंगे कि प्लानिंग की लिमिटेशंस, प्लानिंग की प्रोसेस, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में अंतर क्या है, और मैं आपको इन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरण से समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर देखना है कि प्लानिंग भगवान नहीं है। प्लानिंग केवल रास्ता दिखाता है, चलना तो हमें ही पड़ता है। इसलिए प्लानिंग की कुछ सीमाएं भी होती है। पहला है, भविष्य की पूरी जानकारी संभव नहीं हो सकती। ठीक है, आपको इस पॉइंट को याद रखना है, भविष्य के विषय में पूर्ण निश्चितता नहीं होती है। इस पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है। प्लानिंग भविष्य के लिए बनाई जाती है, लेकिन क्या कोई बता सकता है कि कल क्या होगा? नहीं, यही प्लानिंग की सबसे बड़ी सीमा है। 2020 में कितनी कंपनियों ने सोचा होगा कि पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली जाएगी? लगभग किसी ने नहीं। इसलिए प्लानिंग भविष्य को 100% नहीं जान सकता।
दूसरा पॉइंट है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है, प्रत्यक्ष परिणाम नहीं देता है। ठीक है, प्लानिंग बनाना और प्लानिंग लागू करना दो अलग अलग बातें हैं। बहुत लोग कहते हैं मैं कल जिम जाऊंगा, लेकिन जाते कितने हैं? योजना बनाना आसान है, लेकिन उसे पूरा करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अधिक प्लानिंग नुकसान भी कर सकती है। योजना कठोर हो जाए तो बदलती परिस्थितियों में बाधा बनती है। ठीक है, एक कहावत है, अति हर चीज की बुरी होती है। अगर आप प्लानिंग ही करते रह गए तो काम कब करोगे? इसे अंग्रेजी में कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। एग्जाम्पल, एक विद्यार्थी रोज टाइम टेबल बनाता है लेकिन पढ़ाई नहीं करता, तो प्लानिंग किस काम की? ऐसे में प्लानिंग किसी प्रकार से काम में नहीं आती है। समय और पैसा दोनों लगता है। योजनाएं बनाने में अधिक समय, धन और प्रयास भी लगता है। ठीक है, प्लानिंग फ्री नहीं होती। प्लानिंग बनाने के लिए मीटिंग करना पड़ती है, डेटा लेना पड़ता है, एक्सपर्ट्स बुलाने रहते हैं, रिसर्च भी करना पड़ती है। इन सब में टाइम और मनी दोनों लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है? गलत पूर्वानुमान होने पर हानिकारक सिद्ध भी हो सकता है। मतलब गलत फोरकास्ट होने पर नुकसान है। प्लानिंग भविष्य के अनुमान पर बनती है। अगर अनुमान ही गलत हो जाए तो पूरी प्लानिंग बिगड़ जाएगी। हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे एक आइसक्रीम है। आइसक्रीम की कंपनी ने क्या सोचा होगा, इस साल बहुत गर्मी पड़ेगी। उन्होंने लाखों आइसक्रीम बना ली, लेकिन मौसम ठंडा निकल गया। अब नुकसान किसका हुआ? कंपनी का। तो इसी प्रकार से हमें अनुमान भी सही होना चाहिए। सभी स्तरों पर योजनाएं बनाना संभव नहीं होता है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। हर स्तर पर प्लानिंग संभव नहीं है। हर कर्मचारी प्लानिंग नहीं बनाता। प्लानिंग मुख्य रूप से मैनेजर का काम होता है। वर्कर का काम क्या है? प्लानिंग को लागू करना। ठीक है, केवल योजना बनाना काफी नहीं होता है। ठीक है, केवल योजना बनाना सीमित रह सकता है, कार्यान्वयन आवश्यक है। एग्जाम की तैयारी की प्लानिंग बना ली, टाइम टेबल भी बना लिया, लेकिन पढ़ाई नहीं की तो रिजल्ट आएगा? बिल्कुल भी नहीं। प्लानिंग के साथ साथ एक्शन भी जरूरी है। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? मानवीय बाधाएं। मानवीय कारक जैसे कि मानवीय त्रुटियां, प्रतिरोध आदि बाधा बनते हैं। इंसान गलती करता है, कभी ईगो, कभी आलस, कभी विरोध, तो कभी गलत निर्णय। ये सब प्लानिंग को प्रभावित करते हैं। एक एग्जाम्पल देखकर सोचो, अगर मैनेजर अच्छी प्लानिंग बनाता लेकिन कर्मचारी कहते हैं ऐसे काम नहीं करेंगे, तो प्लानिंग सफल हो नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं होगी। बाहरी वातावरण का भी प्रभाव होता है। बाह्य पर्यावरण के अनिश्चित या अनियंत्रित तत्व जैसे कि प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक परिवर्तन आदि योजना को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। प्लानिंग हमारे कंट्रोल में होती है, लेकिन नेचर हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लूड, गवर्नमेंट पॉलिसी, वार, पेंडेमिक, इनसे प्लानिंग बदल जाती है। ठीक है, आपको एग्जाम में सिर्फ यही याद रखना है कि प्लानिंग फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को खत्म नहीं करती है, बस मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बल्कि उसे कम करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको इन चीज़ों को जरूर पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर याद रखने वाली आपको थोड़ी सी मेथड भी ध्यान रखना है। ये कुछ वर्ड्स है, ये कीवर्ड्स आपको ज़रूर याद रखना है, ये एग्जाम में पूछेंगे। हम कई सारे बातें याद नहीं कर सकते, लेकिन कई सारे कीवर्ड्स ज़रूर हम रट सकते हैं, समझ सकते हैं। उस पर गौर करना है, क्योंकि इन कीवर्ड से ही हम ऑब्जेक्टिव को इलिमिनेट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे प्लानिंग की प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, नियोजन के चरण क्या क्या है, इसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि इसके समझने से ही आपको प्लानिंग अब अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, प्लानिंग के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आ रहे हैं। प्लानिंग कैसे बनाई जाती है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे। मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ गोवा ट्रिप पर जा रहे हैं। अब देखिए प्लानिंग कैसे बनती है। स्टेप नंबर 1, लक्ष्य तय करना, लक्ष्यों का निर्धारण करना। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले हमको लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा कि कहाँ जाना है। गोवा। अगर गोवा ही नहीं होगा तो प्लानिंग कैसे होगी? ठीक है, तो सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण करना। फिर होता है फॉरकास्टिंग, मतलब कि पूर्वानुमान लगाना। कैसे? आप सोचेंगे कौन सा मौसम होगा, जाने के लिए बेहतरीन मौसम कौन सा होगा, कितना पैसा लगेगा, भीड़ कितनी होगी, यही फॉरकास्टिंग होती है। ठीक है, अगला विकल्प हमारा आएगा विकल्पों का विकास, मतलब कि अल्टरनेटिंग। ठीक है, अब विकल्प हम बनाएंगे कि बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है या कार से जाना है।
ये चीज़ रहेगी। उसके बाद क्या करना है, विकल्पों का मूल्यांकन करना है। अब मूल्यांकन क्यों करना है भैया? अब हर विकल्प के फ़ायदे और नुकसान भी तो हमें देखना है। फ्लाइट तेज़ जाता है लेकिन महँगा है, ट्रेन सस्ती है लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, ये चीज़ों को भी तो ध्यान रखना है। फिर हम क्या करेंगे, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करेंगे, ठीक है? अब सबसे अच्छा विकल्प कौन-सा होगा, यही प्लानिंग का मुख्य भाग होता है, ठीक है? सबसे अच्छे विकल्प का चयन करना ही प्लानिंग का मेन पार्ट होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, सपोर्टिंग प्लान्स मतलब कि सहायक योजनाएँ भी बनाना है। अगर हमारी कोई छोटी-छोटी योजनाएँ फेल हो जाती है, तो हमको छोटी-छोटी योजनाओं को भी तो दूसरी योजनाओं को भी तो लेके चलना पड़ेगा। जैसे सपोर्टिंग प्लान्स मतलब कि हम अगर जाते हैं, हमें होटल में रुकना है, होटल में नहीं रुक पाए तो फिर हमें किसी लॉज में तो रुकना पड़ेगा। तो प्लानिंग के छोटे-छोटे पार्ट को भी रेडी करके रखना है। जैसे होटल बुकिंग करना है, फूड ऑर्डर करना है, उसका बजट देखना है, पैकिंग का और टिकट्स, ये सारी चीज़ें भी तो प्लान करना पड़ेगी। बिना प्लानिंग के हम कैसे जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि क्रियान्वयन करना, ठीक है? अब केवल सोचेंगे नहीं, असल में ट्रिप पर निकलेंगे और यही हमारा इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। और सबसे लास्ट वाला, रिव्यू एंड कंट्रोल, नियंत्रण एवं समीक्षा करना। जैसे कि ट्रिप खत्म होने के बाद हम देखेंगे कि क्या प्लानिंग सही थी, कहाँ गलती हुई, अगली बार क्या सुधार करेंगे, और यही हमारा रिव्यू रहेगा मतलब कि समीक्षा रहेगा, ठीक है? याद करने वाली बात क्या है, आपको गोल, फोरकास्टिंग, अल्टरनेटिव, इवोल्यूशन, सिलेक्शन, सपोर्टिंग प्लान्स, इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू, यही पूरा प्लान का प्रोसेस है। मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट आप पढ़ने जा रहे हैं, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चरणों का संक्षिप्त विवरण, ठीक है? हमें इसको समझना पड़ेगा। अब सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, समझिए। प्लानिंग एक पूरी किताब है, डिसीजन उसका एक यहाँ पर चैप्टर है। यानी हर प्लानिंग में डिसीजन होता है, लेकिन हर डिसीजन प्लानिंग नहीं होता है। इन चीज़ों को हमको अच्छे से समझना है, और यही समझने वाली तर्क हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट्स पहुंचाएगी। हमारे यहीं से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे और हमें यहाँ पर कई सारी चीज़ों को एलिमिनेट करना है। तो आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। मैं इसको और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ पर ये जो नियोजन है, प्लानिंग, ये एक पूरी प्रक्रिया होती है, ठीक है? लेकिन जो निर्णय है, ये उस प्रक्रिया का हिस्सा होता है, ठीक है? ये जो प्लानिंग है, सेकंड पॉइंट देखेंगे, इसका केंद्र भविष्य होता है, मतलब फ्यूचर पर आधारित होता है। लेकिन हम यहाँ पर जो डिसीजन देखेंगे, ये प्रेजेंट सिचुएशन पर आधारित होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये लक्ष्य प्राप्ति की पूर्व तैयारी होती है, मतलब कि इसमें कई स्टेप्स होते हैं, लेकिन जो डिसीजन है, ये समस्या समाधान के लिए विकल्प चुनता है, बेस्ट विकल्प देखता है। अगला पॉइंट क्या बोला गया है, यह निरंतर एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन यह आवश्यकता अनुसार की जाने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें कई सारे विकल्पों पर विचार होता है, लेकिन इसमें फाइनल विकल्प ही बताया जाता है कि यही इसका आंसर होगा। ये लचीला होता है क्योंकि इसको हालात के अनुसार हमको प्लानिंग करना होता है, लेकिन ये अपेक्षाकृत कम लचीला होता है। यहाँ पे सिर्फ डिसीजन देना होता है, और ये एक मानसिक क्रिया है, बौद्धिक प्रवृत्ति के आधार पर ही प्लानिंग होती है। और यहाँ पर विचार और चयन की प्रक्रिया है। फाइनल डिसीजन के लिए आपको विचार करना है और सिलेक्ट करना है। उदाहरण, आगामी 5 वर्षों के लिए उत्पादन योजना बनाना, ये एक प्रकार की प्लानिंग है। लेकिन निर्णय क्या है, मशीन ए और मशीन बी खरीदने का निर्णय लेना, उसके लिए यही एक प्रकार का निर्णय होता है। अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर याद रखें, तो नियोजन एक सतत भविष्य उन्मुखी मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें लक्ष्य, पूर्वानुमान, विकल्प, मूल्यांकन, चयन और क्रियान्वयन और नियंत्रण शामिल होते हैं। अतः आपको आज की क्लास में ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई होप आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि यदि आप किसी कंपनी के मैनेजर होते, तो प्लानिंग की सबसे बड़ी सीमा आपको क्या लगती? आप बता सकते हैं क्या? अगर आपको कॉलेज का एनुअल फंक्शन आयोजित करना हो, तो इन 8 स्टेप्स में से पहला स्टेप आप कौन-सा लेते? ठीक है? कमेंट में आप ज़रूर बताना। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। अगले वीडियो के लिए आप चैनल के साथ बने रहे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, आप ज़रूर होंगे कामयाब।